गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको संकल्प परिवार में। तो दोस्तों, हमने कल बात किए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें आधा क्लास हमारा हुआ था और आधा बच गया था, जिसमें प्रतिस्थापन विधि था हल करने को, और बदलकर विधि भी था, तुलनात्मक विधि था। ये सभी जो था हल करने के नियम बच गए थे। ग्राफ विधि तो हमने बता दिए थे। तो हमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज इस वीडियो में। कल जो पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हमने बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का निर्माण किस प्रकार होता है और क्यों किया जाता है, इसका उपयोग हमारे जीवन में किस आधार पे होता है, ये बताए थे। और इसको हल करने के नियम भी बताए थे हमने आगे इसमें। जैसे क्या कहते हैं इसमें, हाँ, जिस का मूल रखे थे, शर्त का मूल अनजान में भी हमने दो बार उसी प्रकार यूज किए थे, जिसके आधार पर हमने जिस और शर्त का मूल्य ज्ञात किए थे। उसमें हमने बताए थे कि 6 प्रकार से इसका मान या इसको हल किया जा सकता है। जिसमें था पहला ग्राफ विधि था, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, वज्र गुणनखंड विधि एवं बदलकर विधि। ये जो है एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। या तो ग्राफ विधि तो फिक्स एक रहता है, ग्राफ की दृष्टि से एक तो फिक्स रहता है कि एक पूछा ही जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसको हमने विशेष चर्चा भी किए थे। और उसके बाद था विलोपन विधि। विलोपन विधि पूछा भी जाता है, नहीं भी पूछा जाता है। लेकिन प्रतिस्थापन या तुलनात्मक, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको अवश्य 2 नंबर का मिलेगा सब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम इस नियम की चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें हमने हल किए थे और समीकरण के बारे में भी जाने थे कि 1/A2 बराबर नहीं B1/B2 का क्या नाम होता है, उसका कितने हल होते हैं और ये संगत है या नहीं, इसको बताए थे। तो आप सबको याद होगा। और आगे था क्या हमारा, ग्राफिया विधि से हमने हल करके भी बताए थे और उसका मान रख करके एक रचना भी किए थे ना। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको प्रतिस्थापन विधि। कौन सा पहला हमारा आएगा, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के लिए हम या तो समीकरण दे सकते हैं या समीकरण बना सकते हैं। आप ही बताएं, हम यहाँ पे लिख दें एक समीकरण या हम कुछ समीकरण का एक पॉइंटर देते हैं कि किस प्रकार समीकरण बनता है। क्या जी बताइए आप ही। तो लिख दे एक समीकरण शाब्दिक रूप में और उसको हल करना है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहता है दो संख्याओं का योग। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग कितना है बताओ जी। योग 39 है। 39 नहीं, 52 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 52 है। उसके बाद पहली संख्या या दूसरी संख्या पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से तिगुनी है। क्या है बाबू? तिगुनी है। ठीक, तो पहली एवं दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो पहली एवं दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, दो संख्या का योग 52 है। दूसरी संख्या, यहाँ संख्या नहीं लिखे थे, दूसरी संख्या पहली संख्या से तिगुनी है। तो पहली एवं दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका अब हमें समीकरण भी बनाना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल भी करना है। अधिकतर बच्चे समीकरण ही नहीं बना पाते हैं,
सोचता है कि समीकरण बनाए तो बनाए कैसे। लेकिन एक बात हम बता दें, मैथ वह पुस्तक है जो क्वेश्चन ही आंसर के रूप में होता है और आंसर ही क्वेश्चन होता है। ये कहें कि जिस प्रकार हमको मैथ क्वेश्चन देता है उसी के आधार पर हमें आंसर भी मिल जाता है। तो मैथ को अपने सर का बोझ बनने मत दीजिए, ठीक है। इसको समझे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक। जितना समझिएगा उतना बेहतर होगा। तो अब इसको हमें समीकरण कैसे बनाते हैं। समीकरण तो आप 8 वर्ग में भी पढ़े होंगे, यदि 8 वर्ग में नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लेते हैं क्या। देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है, 52 है। अब यहाँ पे हमने बताए थे कि पहले मानना पड़ता है x एवं y। मानना पड़ेगा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि हमने पहली संख्या को x मान लिए या दूसरी संख्या को y मान लिए। तो जब यहाँ इसके आधार पर क्रिया करेंगे शब्दों के आधार पे, तो हो सकता है कि हमने पहली संख्या के आधार को x बता दिए, फिर दूसरी संख्या को फिर x बता दिए, तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए पहला मानना आवश्यक है। क्या है, मानना एक निश्चित होता है। क्या होता है बाबू, निश्चित होता है। इसीलिए माना कि पहली संख्या बराबर x। कोई दिक्कत, क्योंकि संख्या है तो संख्या x है। इसी में दूसरी संख्या क्या है, y है। अब एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब इस क्वेश्चन से देखेंगे, यानी प्रश्न से देखेंगे, तो प्रश्न में हमको ये मिलता है, प्रश्न से क्या मिलता है, दो संख्याओं का योग 52 है। कितने संख्या का, दो संख्या का। यानी योग का अर्थ आप जानते हैं कि जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़। यानी x और y को जोड़ने के बाद हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 52। ये खुद क्वेश्चन कह रहा है कि हम अपने मन से कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं। तो क्वेश्चन के ही आधार पे लिखेंगे ना, x प्लस y बराबर कितना बोल रहा है, 52। बिल्कुल 52। अब इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए समीकरण की भांति हो गया ना, समीकरण 1। पुनः फिर से देखते हैं क्या कहता है। पुनः है दूसरी संख्या पहली संख्या से तिगुनी है। इसका मतलब है कि बराबर कर रहा है। दूसरी संख्या पहली संख्या से तिगुनी है, इसका मतलब है कि संख्या को बराबर कर रहा है। यानी एक तरफ x है और दूसरी तरफ क्या है, बराबर y है। और इसको बराबर करने के लिए हमको कौन संख्या में तिगुनी करना पड़ा, पहली संख्या से तिगुनी। अर्थात x पहली संख्या किसको मान रहे हैं, x को। यानी 3 गुना बराबर y अकेला। यानी y में उतना पावर है जितना x के तिगुनी पावर है, ठीक है। और ये तीनों बराबर हो गया हुआ। इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं, समीकरण 2। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, या विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, या तुलनात्मक विधि से भी हल कर सकते हैं, या तो बज्रखंड विधि से, या बदलकर विधि। बदलकर विधि यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा लाने के लिए ही बदलकर विधि का उपयोग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है, एक समीकरण को हमको मान निकालना पड़ता है, चाहे x का हो या y का हो। क्या चीज, x का या y का। हम एक समीकरण अपना मन से यहां लिखते हैं, ठीक है। देखिए x प्लस 2y बराबर 5 हमने दे दिया अपना मन से। और दूसरी संख्या हम लिख रहे हैं 3x प्लस 9y बराबर 34। ये हमने अपने मन से क्या लिख दिए, दो समीकरण लिख दिए। अब इस समीकरण को यदि प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो किसी एक समीकरण में एक का मान निकालना पड़ेगा। वो क्या मान निकालने का मतलब है कि सिर्फ गुणज में ही रहेगा, या भाग में रहेगा, या जोड़ घटा में रहेगा।
ठीक है, वो किसी में भी रह सकता है। जैसे समीकरण यदि हम एक लेते हैं, क्या लेते हैं, समीकरण एक, तो यहाँ लिखेंगे ना x प्लस 2y बराबर 5, समीकरण एक है ना। तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकाल सकते हैं हम। यदि x का मान निकालते हैं तो y को हम इधर करना पड़ेगा ना, बराबर को वो साइड, तो वो साइड बराबर करेंगे तो 5 माइनस 2y लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू हमको कितना आया, 5 माइनस 2y, अर्थात 5 घटा 2y। ठीक है, अब इस प्रकार से हम इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, समीकरण 3। या x का मान नहीं निकालना होता हमको, y का ही मान निकाल सकते, तो x प्लस 2y बराबर 5 देते। अब ये 2y का मान यानी y का मान निकालते तो हम क्या करते, पहले x को बराबर के उस साइड भेजना पड़ता ना, तो 2y बराबर 5 माइनस x करते ना, और ये जो गुणज में है उसको क्या कर देते, भाग में भेज देते ना उधर, तो y बराबर 5 माइनस एक्स बट्टे 2 लिख देते ना। ये हमारा y का मान निकल गया और ये हमारा x का मान निकल गया। निकल गया कि नहीं निकला। जैसे हमने ग्राफ विधि में क्या कर रहे थे, इस प्रकार कर रहे थे ना, उसके बाद y का मान रख देते थे अपना मन से। लेकिन इसमें प्रतिस्थापन विधि में अपने मन से नहीं रखना है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है, अपने मन से नहीं, जो समीकरण से निकलता है उसी को उसमें मान रखना पड़ता है। अब वो कैसे उसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए यहां है हमको दिया हुआ एगो समीकरण 2 में लिखा हुआ है, समीकरण 2 में लिखा है y बराबर 3x, यानी पहले से हमें समीकरण वैसा बन गया है जिसमें y बराबर दिया हुआ है 3x। तो यहाँ पर हमको y का मान या 3x का मान निकालने की आवश्यकता है नहीं, है ना। तो डायरेक्ट हम रख सकते हैं समीकरण 2 का y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं ना, रख सकते हैं नहीं। समीकरण 2 का y का मान, y का मान, अब देखिए यहां समीकरण 2 लिए तो रखेंगे किसमें, समीकरण 1 में रखेंगे। किसमें रखेंगे, विपरीत रखते हैं, यानी a का मान है तो 2 में रखेंगे और 2 का मान है तो किसमें रखेंगे, बोलो जी, 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यानी y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इतना आप समझ गए लिखने के लिए। समीकरण 2 का y का मान है ना, समीकरण 2 में ही y का मान है ना 3x, और समीकरण 1 में रख रहे हैं ना, इसमें समीकरण समीकरण 1 में रख रहे हैं ना, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, एक है x प्लस वाई बराबर 52, समीकरण 1 है ना। अब इसमें y का मान क्या है समीकरण 2 का, तो y का मान रख लेते हैं यहाँ पे। देखिए एक बात याद रखिएगा, हमेशा बराबर डबल नहीं होना चाहिए। कभी भी समीकरण हल करते हैं या मैथ का हल करते हैं कोई भी, तो उसमें डबल बराबर नहीं आना चाहिए, इसलिए तीर का निशान दे रहे हैं। यहाँ पे हमने तीर का निशान दिए ना, यहाँ बराबर है इसलिए हमने यहाँ तीर का निशान दिए। या तो आप हिंदी में या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर नहीं हो रहा है ना, हल हो रहा है ना सिर्फ, वही बराबर तो यहाँ है, ये है। तो y का मान रखेंगे कितना, ax प्लस y का मान क्या था 3x, 3x है ना जी, बराबर 52 y, 52 है। ठीक है, अब देखो x प्लस 3y, x प्लस 3y यानी एक x यहाँ है 3x यहाँ है, तो कितना होगा। सिंपल जोड़ में आपको बताए थे हमने कि यदि मान लेते हैं 3 गिट्टी बालू कहीं और है, या 3 ट्रक बालू कहीं और है, और 1 टेलर बालू और ले आते हैं, तो कितना टेलर बालू हो जाएगा, 4 टेलर होगा ना। तो यहां लिख सकते हैं 4x बराबर कितना, 52 लेंगे। अब हमको गुणज में याद है ना कि गुणज यदि रहता है तो फिर भाग में बदलते हैं, और भाग में रहता है तो गुणज में, और जोड़ में रहता है तो बराबर के साथ क्या आता है जी, घटाव में, और घटा में रहता है तो
जोड़ में। बिल्कुल सही, ये बात याद रखना है आपको, क्या कि मैथ इसी से हल होता है। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 52/4। 52/4, 4 से काटेंगे कितना बचेगा? 13। यानी x का मान कितना आया हमें? 13। अब समीकरण 2 में हम x का वैल्यू रख सकते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में x का मान रखे तो समीकरण 2 क्या है बोलो तो? y बराबर 3x है। ये मत समझना कि भैया इधर उलट हो गया। देखिए ये 3x है, इधर बराबर के साइड y है, तो हम उधर इधर बराबर की साइड लिख दिए y और उधर लिख दिए 3x। कोई दिक्कत नहीं, आगे या पीछे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x का मान क्या था हमें? y बराबर x का मान कितना था जी? 13। तो y बराबर कितना होगा? 13 को 3 से गुना करेंगे तो 39। x का वैल्यू क्या आया था? आया हमें 13 और y का वैल्यू 3। यानी x किसका मान रखे थे हमने? x था पहली संख्या, अर्थात पहला संख्या क्या आया? पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर बोलो 39। अब इसका कथन को हम देख लेते हैं सही है कि गलत है, क्योंकि हमने बताया था मैथ क्या है? क्वेश्चन ही हल है और हल ही क्वेश्चन है। अब ये सही है कि नहीं ये देख लेते। कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़ने से 52 आता है। 13 और 39 जोड़ने के 52 आ गया? बिल्कुल आता है। आता नहीं? 13 चौके 52। अब यहाँ कहता है पहली संख्या जो है, पहली संख्या से दूसरी संख्या तिगुनी था ना? दूसरी संख्या दूसरी संख्या नहीं, दूसरी संख्या पहली संख्या से तिगुनी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या है? तिगुनी। 13 तिया 39, अर्थात ये तिगुनी भी है। यानी समीकरण हमारा हल हो गया, x का मान निकल गया। और इसी को कहते हैं कौन सा हल? कौन सा हल है ये जी? प्रतिस्थापन। क्या है? प्रतिस्थापन। यानी एक x या y का मान पहले निकालो समीकरण 1 से और समीकरण दूसरे में मान रख दो, और जो उसका मान निकला उसे फिर समीकरण 2 या 1 में या किसी में भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हल हो गया आपका। आगे बढ़े? आगे अब है हम तुलनात्मक विधि बताएंगे। क्या बताएंगे? तुलनात्मक विधि। क्या इसी क्वेश्चन को हम तुलनात्मक विधि हल कर लें? क्या अलग से दे? बताइए। नहीं, इसी को हल कर ले। अगला क्वेश्चन एक दे देते हैं। बोलो एक क्वेश्चन कोई आ रहा है किसी के मन में? बोलो जल्दी से। कोई क्वेश्चन आ रहा है एक? बोलो ना जी। चलो हम ही अपना मन से लिखते हैं। राम बाजार से एक केजी सेब और 2 केजी क्या खरीदता है? बोलो जल्दी से। अनार, संतरा, ठीक है। 2 केजी संतरा खरीदता है या खरीदा। खरीदा। कुल मूल्य 1 केजी सेब, 1 केजी 2 केजी संतरा का मूल्य कितना था? कुल मूल्य 180 रुपया। 180 रुपया है। पुनः, फिर से गया ना? पुनः 4 केजी सेब और 2 केजी
2 kg छोड़ दे, 5 kg दे दे। लो 5 kg, 5 kg संतरा खरीदा। कितना रुपया में खरीदा? कुल मूल्य कितना दे? बोलो जी। 720 रुपया है। तो सेब और संतरा की प्रति केजी सेब और संतरा की प्रति केजी मूल्य क्या है, या ज्ञात करें। ठीक। राम बाजार से 1 kg सेब और 2 kg संतरा खरीदा, कुल मूल्य 180 रुपया है। ठीक है। पुनः 4 kg और सेब और 5 kg संतरा खरीदा, कुल मूल्य 700 रुपये हैं। तो सेब और संतरा की प्रति केजी मूल्य क्या है? क्वेश्चन समझे आप सभी? बोलो जी, क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब इसको हम समीकरण बना सकते हैं। पहले समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, मान निकालेंगे ना, माने रखेंगे ना। माना कि सेब यानी प्रति केजी सेब का मूल्य कितना? प्रति केजी सेब का मूल्य x रुपये है। कितना रुपये? x रुपये। और प्रति केजी संतरा का मूल्य y रुपये। मतलब 1 kg सेब का मूल्य x रुपया लिया और y संतरा संतरा का मूल्य y रुपया लिया। ठीक है। अब यहाँ है कि 1 kg सेब x लिया, तो यहाँ 1 kg का प्रश्न से हल समीकरण बना सकते हैं ना। प्रश्न से देखिए 1 kg सेब और 2 kg संतरा। 1 kg सेब यानी x रुपया लिया ना, और 2 kg यानी 2y लिया ना। प्लस जोड़कर, ये जोड़े हमने क्यों? क्योंकि दोनों सामान का जो मूल्य होगा उसको जोड़े कि नहीं लेगा। बिल्कुल, इसीलिए जोड़ दिए। ये नहीं समझिएगा घाटा क्यों नहीं दिए यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि जब कोई सामान खरीदते हैं तो दोनों सामान का मूल्य जोड़ा जाता है। ठीक। तो क्या किया? 1 kg सेब और 2 kg संतरा यानी x और 2y को जोड़कर टोटल कितना रुपया दिया? कुल मूल्य दिया 180 रुपया। समीकरण 1। ठीक है। पुनः प्रश्न से, या पुनः दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पुनः ही देने दे। ठीक है। पुनः दे दिए। पुनः कहता है 4 kg सेब और 5 kg संतरा यानी 4x प्लस 5y बराबर कितना? 720। 720 समीकरण 2। ये समझ में आया आपको? समीकरण किस प्रकार हम निर्माण करने, समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल। अब जो है इसको हमने क्या विधि से हल करने की बात कर रहे थे? तुलनात्मक विधि। ठीक, तुलनात्मक विधि से हल करेंगे। इसको हम छोटा कर लेते हैं पहले। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? देखिए तुलनात्मक विधि में क्या होता है? तुलना करना।
तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि अर्थात तुलना करना। तुलना करना क्या? इसका मान निकाल लेंगे, इसका भी मान निकाल लेंगे, यानी समीकरण 1 का मान निकाल लेना है और समीकरण 2 का, और दोनों का समान निकालना। कहने का मतलब ये है, समीकरण 1 में यदि x का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 में भी x का मान निकालेंगे। जब दोनों का x क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो हम बराबर के आधार पर हल करेंगे। ठीक है, उसी को हम तुलनात्मक विधि कहते हैं। जैसे देखिए, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में तो यहां लिखा हुआ है x प्लस 2y बराबर 180। समीकरण 1 है ना। अब इसको हम x का मान निकाल लेते हैं, आसान नहीं होगा हल करने में। 180 माइनस 2y होगा ना, क्योंकि आपको हमने बताया था प्लस के इस साइड, यदि बराबर के इस साइड प्लस है तो बराबर के इस साइड क्या होगा, माइनस में। ये हमेशा याद रखना है आपको। यदि प्लस इधर है तो बराबर के इस साइड करना होगा तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, गुणज है तो भाग, और भाग है तो गुणज। ये याद अवश्य करना है, ठीक है। अब देखिए, ये हमने हल कर लिए। अब इस समीकरण हम 3 भी मान सकते हैं इसको, क्योंकि हमने एक स्टेप आगे बढ़ा दी। समीकरण 3 मान सकते हैं। ठीक, पुनः पुनः लेंगे ना, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या था हमारा, 4x प्लस 5y बराबर 720, इतना ही था ना। अब इसको हम हल करेंगे फिर से उसी प्रकार, x का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमने बताए थे कि तुलनात्मक विधि में जब x का मान यहां निकालेंगे तो समीकरण 1 में, समीकरण 2 में भी x का मान निकालना होगा ना। और जिस प्रकार समीकरण 2 में या समीकरण 1 में यदि y का मान निकालते, समीकरण 2 में भी क्या, किसका मान निकालते, y का ही। लेकिन यहाँ x का मान निकालने तो समीकरण 2 में भी x का ही मान निकालना होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप। 720 माइनस 5y होगा ना, क्योंकि बराबर के इस साइड प्लस 5y था तो उस साइड गया तो माइनस 5y। अब ये 4x गुणज में है ना, 4 और x गुना करे तब ना हुआ 4x, तो 4x है तो x बराबर हमें लिखना है तो कितना होगा, 720 माइनस 5y बटे 4, समीकरण 4। समझ में आया। अब देखिए x बराबर ये इतना है और x बराबर इतना है कि नहीं है ना जी। इसको अब हम फिर छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, दिख रहा है आप सबको। देखिए हमने क्या किया, समीकरण 3 में भी x का मान निकाल दिया, समीकरण 4 में भी है x का मान। अब हम कह सकते हैं समीकरण 3 एवं 4 में x का वैल्यू के हिसाब से इसको बराबर लिख सकते हैं। x बराबर ये है, x बराबर ये है, दोनों x है, इसको भी बराबर में लिख सकते हैं ना दोनों को। नहीं समझ में आया। a का भाई b है और b का भाई c है, तो तीनों भाई है कि नहीं है। x बराबर ये है और x बराबर ये भी है, तो ये दोनों भी तो बराबर होगा ना। समझ में आया। हाँ बिल्कुल, तो यहां लिख सकते हैं समीकरण समीकरण 2, 3 एवं 4 में, समीकरण 3 एवं 4 में इसलिए दिए क्योंकि समीकरण 3 और 4 को ही देखेंगे। जैसे x का भाई ये है और x का भाई भी ये है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। राम का भाई श्याम और श्याम का भाई कृष्ण, तो कृष्ण राम क्या होगा, भाई होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, तो उस प्रकार हम लिख देते हैं 180 180 माइनस 2y
बराबर 720 माइनस 5y बट्टे 4। किन से हुआ हमको? समीकरण 2 एवं समीकरण 3 एवं 4 में, क्योंकि बराबर था तो बराबर इधर भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमें हल करना है, ठीक है। कीजिए हल आप सब। ये भाग है तो भाग से इधर क्या कर लेंगे, गुना में कर लेंगे ना। इसको गुना में यदि करते हैं तो 18, ये चारों में गुना, दोनों में गुना हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ भाग है सब में। तो भाग को यदि हम इधर से ले आएंगे तो गुना में होगा। तो 18 चौके 72, 720 हुआ और माइनस 8 हुआ कि नहीं, 4 दूना 8 हुआ बराबर 720 माइनस 5y। देखो, समझ रहे हो आप। अब ये क्या करते हैं, 720 और ये माइनस में इधर ले आते हैं, ठीक है, माइनस 720। अब ये जो है 8y को उधर कर लेते हैं प्लस में, यानी y बराबर माइनस 5y प्लस 8y, ठीक है ना जी। इतना समझ में आया। 720 माइनस इधर में था और प्लस में था, और इसको इधर लाए बराबर की साइड, तो क्या होगा भाई, माइनस में। और इसको हमने माइनस 5y तो लिख दिए, बराबर की साइड था ही, और ये माइनस 8y था बराबर के इधर, हमने कर दिए उधर, इसमें प्लस में, ठीक। अब इसको हम देख लेते हैं, तो ये जीरो हो जाता है, यानी 720 में से 720 घट रहा है, क्या होगा, जीरो होगा जी, जीरो हो रहा है। जीरो बराबर 3y आ रहा है ना। और यहां से हमको यदि जीरो में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, y बराबर जीरो ही होगा ना। यानी हमको y का मान वैल्यू जीरो आ गया। संतरा हमको जीरो में दिया, उसका मूल्य लिया ही नहीं, समझ रहे। संतरा का वैल्यू जीरो आ गया। अब जीरो मान रखेंगे किस में, समीकरण 1 2 3 किसी में रख सकते हैं, y की वैल्यू निकल गया ना हमको। हाँ, रखते हैं समीकरण 3 में, ठीक है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में y का मान रखते हैं। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 180 माइनस 2y, 180 माइनस जीरो देंगे ना जी, दो को y से गुना करेंगे तो 2y होता है, लेकिन y का मान क्या है, जीरो। जीरो है तो जीरो दो और दो से गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा ना, इसलिए हमने जीरो रख दिया। x बराबर कितना आ गया, 180। यानी हमें सिर्फ क्या दिया, महंगा सेब ही 180 में दिया, और ये जो संतरा लिए फ्री में दे दिया। क्या जी, ऐसा होगा तो हमको पता चलता था, हम सेब ही खा लेते, सेब लेते क्या, संतरा लेते, संतरा लेते। बिल्कुल सही बात, सिर्फ संतरा लेते। हाँ, संतरा ही लेते रे, सेब नहीं लेना था हमको, ठीक है। फ्री का चीज बहुत भाता है ना, नहीं भाता आप सबको। अरे आप सबको भी भाता है फ्री का चीज, हमारे विद्यार्थी को तो और ठीक है। तो यहाँ मान निकल गया हमें, x का भी वैल्यू निकल गया, y का भी वैल्यू। x किसका माने थे, सेब की मूल्य क्या था, x का मान कितना है, 180, यानी सेब हमको 180 रुपए किलो दिया। और संतरा की वैल्यू क्या माने थे, y का मान जीरो आया। तो इसका मतलब है 1 kg सेब लिए थे और 2 kg संतरा लिए थे, तो हमको कितना रुपया दिए, 180 सिर्फ सेब का ही मूल्य, ठीक है। और उसी प्रकार 4 kg सेब लिए तो 18 चौके 72, 720 रुपया सिर्फ सेब का ही मूल्य। हमको संतरा फ्री मिल गया 5 kg और 2 kg 7 kg। क्या ऐसा हो तो बाजार में तो मजा ही और है, क्या समझ में आया आपको तुलनात्मक विधि। तुलना किए ना हमने, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भी समान मान निकाल लिए, उसके बाद हमने क्या किए, तुलना कर दिए। इतना आप याद रखते हैं तो तुलनात्मक विधि रूप से आप हल कर सकते हैं किसी का तुलना करके, और यही एग्जाम का दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसमें क्या लिखे थे, कुछ नहीं। अब जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वज्र गुणनखंड विधि। पहला हमने बता दिए हैं विलोपन विधि, ग्राफ्य विधि से हल करने बता दिए है ना, और विलोपन विधि बता दिए, प्रतिस्थापन विधि और तुलनात्मक विधि। एक बताते हैं आपको वज्र गुणनखंड विधि।
क्या जी? बाज्य गुणनखंड विधि। अब समीकरण एक अपना मन से बोलो, बोलो जी, किसको किसको याद है समीकरण? कुछ ही बोलो। x प्लस 3y बराबर कितना? 5। बिल्कुल, समीकरण एक। और बोलो 2x प्लस 5y, हाँ 5y बराबर 9। चलो ठीक, नहीं ना जी? समीकरण दो। अब इसको हम हल करेंगे बाज्य गुणनखंड विधि। ये समीकरण हमारा लिख गया। क्या समीकरण आपने बनाना सीख गए ना? किस प्रकार से हमको मान रखना है, किस तरह से हमें हल करना है। अभी द्विघात बहुपद में दिक्कत आना ही नहीं चाहिए, और ऑब्जेक्टिव तो फटाफट हल होना चाहिए। कराएंगे आपको ऑब्जेक्टिव, ये मत समझिएगा हम ऑब्जेक्टिव नहीं कराएंगे। ये सब्जेक्टिव के रूप में जो हमारा सिलेबस क्या है उसका परिचय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिनसे हमें एग्जाम 100 मार्क्स फिक्स हम कर देते हैं। आप सब यदि इसमें बने रहिएगा तो 100 मार्क्स यानी 100/100 आना अनिवार्य है। वो हमें जिम्मेवारी लेंगे किस प्रकार से आएगा, ठीक है? ये मत समझिएगा 90 क्यों? 90 तो उसका टारगेट रहता है जो चीटिंग करता है। जो खुद पे भरोसा करता है उस पे कितना? 100/100। चलो इसको हल करते हैं बाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है? अब ये बाज्य गुणनखंड क्या है? वज्र समझते हो? वज्र मतलब पहाड़। वज्र मतलब पहाड़ होता है, पत्थर होता है रे? पत्थर, बिल्कुल। और सोच लो पत्थर जैसा गुणनखंड कभी किया है? कौन कौन किया है पत्थर जैसा गुणनखंड? तुम किए हो? बोलो जी, नहीं किए हो? बिल्कुल नहीं किया है तो नहीं करो। अभी अभी हम करते हैं, ठीक है? देखो इसमें जो है हमने आपको बताए थे समीकरण, जब बता रहे थे उसमें बताए थे ए किसका मान होता है, बी किसका मान होता है, सी किसका मान होता है। तो उसी के आधार पर बाज्य गुणनखंड विधि से हल किया जा सकता है। जैसे देखिए समीकरण यदि एक लेते हैं हम, समीकरण एक लेते हैं। एक क्यों ले रहे हैं ये देखिएगा आप। समीकरण एक में हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं x प्लस 3y बराबर जो 5 लिखा है ना, ये बराबर के इधर लाना है हमको। क्यों? a और b और c का मान रखने के लिए, ठीक है? तो इधर लाएंगे तो x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? समीकरण एक, ठीक है? और पुनः समीकरण दो में लेंगे तो क्या होगा? समीकरण दो में क्या है? समीकरण दो 2x प्लस 5y बराबर कितना? 9। अब इसको भी हमको बराबर किसे लाना है ना? 2x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, ठीक? अब ये जो है अब इसका हम मान रख सकते हैं ए बी सी के आधार पे। अब ए में हमने बताए थे क्रमागत रूप ए बी सी, उसी प्रकार यहाँ भी A1, समीकरण एक में ए रखे तो समीकरण दो में भी ए रखेंगे? नहीं रखेंगे? कोई बात नहीं, A1 B1। देखो ये नहीं कि A1 रख सकते हैं यहाँ पे A2 रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ए रख लिए तो A1 भी रख सकते हैं हम, ठीक है? ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि A1 रखना पड़ेगा, A2 B1 रखना पड़ेगा, C1 रखना पड़ेगा, A1 सॉरी A2 B2 C2, ठीक है? जबरदस्ती की बात नहीं है, मान रखना है हमको, सूचित करना है ना सिर्फ, ठीक? देखिए ए का मान कितना आया हमको? A1 का मान कितना? बोलो जी, 1। B1 का मान 3, C1 का मान -5 है, और A2 का मान क्या है? बोलो 2। B2 का मान 5, C2 का मान 0, -9 है, 0 उधर है, ठीक है? अब ये प्रकार तो हमको निकल गया।
लेकिन वज्र गुणनखंड इसका क्यों कहते हैं ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या है वज्र गुणनखंड विधि। अब इसको वज्र के आधार पे इसका गुणज किया जाता है। वज्र क्या होता है, जैसे हमको x का वैल्यू निकालना होगा, इसका सूत्र आता है, जैसे हमने x निकालेंगे तो इसको मान को ऐसे ढक देंगे। क्या करेंगे, ढक देते हैं। और ढकने के बाद हम लिख देते हैं b1 b2 c1 c2 बराबर y जैसे ही लिखेंगे ऊपर पे तो y वाला ढक देंगे, लिखेंगे c1 c2 a1 a2। ठीक है, उसी प्रकार अब ये तो x का वैल्यू था तो ये लिखे थे, y का वैल्यू था तो y लिखे थे, लेकिन अब जो लिखेंगे तीसरा नंबर पे उसको क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक, यानी एक बटा हम क्या लिखेंगे a1 a2 b1 b2। इस प्रकार से हम गुणज करते हैं। क्या करते हैं बाबू, गुणज। अब गुणज में तिर्यक गुणज होता है। कैसे, इस प्रकार से गुणज होता है। सही है ना जी। देखिए गुणज करने आपने सीखे, x के वैल्यू की जगह लिखेंगे तो a को हमको छोड़ देना है, b1 b2 c1 c2। y को जब लिखना है तो b को छोड़ देना है, c1 c2 c a1 a2 लिखना है। और उसी प्रकार a का जब लिखना है तो a1 a2 b1 b2 लिख देना। इस प्रकार क्रमागत रूप से जब कर देते हैं तो गुणज करते हैं ना, जब इसका सूत्र बन जाता है, सूत्र बन जाता है जैसे x बटे, देखो ये b1 और c1 c2 से गुना होगा तो b1 c2 होगा, और चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। चिन्ह क्या रहेगा, माइनस में। क्या रहेगा, माइनस में। c1 c2 या b1 c2 लिख देते, b2 c1। ठीक है, y वाला हम क्या लिखेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1। कोई बात नहीं, उलट पुलट करने से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो a पहले लिखा जाता है, उसके बाद b, उसके बाद c। a1 b2 माइनस b1 a2। ये हमने जानबूझ के उलट पुलट लिखे, क्योंकि उलट पुलट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमने लिखे कि आप उलट पुलट भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम के आधार पे पहले a होना चाहिए, फिर b होना चाहिए, फिर c होना चाहिए। जैसे यहाँ b c लिखे, बी सी लिखे, उसी प्रकार यहाँ ए सी होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, यहाँ ए बी होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। ठीक है, ये लिखना अनिवार्य है। जैसे कहते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, पहले क्या लिखते हैं, क्या बताते हैं, बी स्क्वायर पहले बताते हैं, नहीं, पहले ए बताना पड़ता है, ए स्क्वायर फिर प्लस टू ए बी। क्योंकि प्लस टू ए बी इसलिए बताते हैं क्योंकि ए और बी का कॉमन है, तो कॉमन है तो बी के पहले ही होगा ना, इसलिए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बोलते हैं। तो अब ये हमारा बन गया क्या चीज, सूत्र। सूत्र बना जी, सूत्र बना। अब यहाँ हम मान रख देंगे, इसके आधार पे हमने सूत्र किस प्रकार बनाया आपने देख लिए। अब यहाँ मान रखते हैं, मान रखते हैं क्या, देखिए ये वाला तो छोड़िए देना है, जब x का लिखेंगे तो ये वाला छोड़ेंगे तो इसका लिखेंगे ना। पहले b1 का मान कितना था, 3 था, और b1 का मान 3 था तो c2 का मान -9, -9 रखेंगे गुणज में, याद रखना है हमको, क्योंकि गुणज हो रहा है ना। इसको छोटा करते हैं, चलो इधर लिख लेते हैं इसको। देखिए मान रखते हैं x वाला, पहले हम x वाला हम जब हम मान रखेंगे, b1 का मान क्या था हमें निकला था b1 का मान 3, 3 गुणज देंगे क्योंकि गुणज है ना यहाँ, और c2 का मान क्या है -9,
-9 को हम ब्रैकेट में रखेंगे, क्या रखेंगे, -9 को ब्रैकेट में, इसलिए कि डबल चिन्ह एक साथ नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा ना बाबू। तुमको पता है तुम्हारे पास भी कट्टा रहेगा, उसके पास भी कट्टा रहेगा, तो ठोक देगा। बिहार ऐसे ही बदनाम है, काय कट्टा की बात करता है। कट्टा देखते हो, कट्टा वाला जैसे ही कट्टा का नाम आता है कान खड़ा होता है बिहारी का। देखो B2 और C1, B2 का मान क्या है, 5 है, और C1 का मान -5। तो 5 को गुणज करेंगे किन से, -5 को, ये हमारा x का निकल गया। ठीक, अब हम लिखेंगे y का, y ऊपर लिख देंगे, कोई दिक्कत। और जब y ऊपर रखे तो हम b को बंद कर देंगे ना, b को बंद किए हमने, देखिए c में 1, यानी C1 तो -5, -5 C1 है, और गुणज क्या होगा, A2 में क्या है, 2, फिर माइनस देंगे ना चिन्ह, हाँ बीच में माइनस का चिन्ह आता है। C2 का मान क्या है, -9, अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ -9 ब्रैकेट में देंगे, ठीक है, नहीं तो हमसे गुना करने में गलत हो जाएगी। ठीक, देखो अब ये 1 है ना, A1 का मान 1 है। अब 1 को कहाँ लिखे, इसको छोटा कर देते हैं। अब 1 का जो लिखेंगे वो A1 और B2, A1 का मान 1 और B2 का मान 5, यानी 1 गुने 5। उसके बाद क्या है, माइनस, माइनस लेंगे, B1 का मान कितना, 3, 3 और गुणज, गुणज में A2 का मान 2, ठीक है ना जी। अब इसको हम हल कर सकते हैं, चलो हल करते हैं अब इसको। देखिए ये हमें बराबर के निकल गया। अब यहां जो करना है हमको, 9 और 3 को गुणज करेंगे, क्या होगा बताओ जी, x बटे -27 होगा, और ये माइनस रहने देते हैं, और 25 गुना करेंगे तो माइनस कितना होगा, 25 होगा ना, बराबर y को हमने y रखे, और माइनस और 5 को, -5 और 2 को गुना किया तो कितना हुआ, -10, बिल्कुल सही बात जा रहे हो। और फिर ब्रैकेट बंद करने से पहले हमने माइनस दे दिए, और -9 को 1 से गुना करें क्या होगा, -9 होगा, होगा ना, बराबर बंद। उसके बाद 5 को 1 से गुना किए 5, और -3 गुना 2 क्या हो गया, 6, माइनस में ही आएगा, यहाँ ब्रैकेट नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम हल कर देखते हैं, तो x -27, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है जी, चिन्ह में गुना जब होता है तो परिवर्तन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, 2 बचता है, क्या 25 था, ओह 25, ठीक है। और ये y दिए तो यहाँ -10 दिए ना, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस कितना 9 होगा, बिल्कुल। और यहाँ क्या होगा, 1 और -1, इतना को यदि हम जोड़ घटा करके अब बचाते हैं, कितना बचेगा, x बटे -2, ठीक है ना, 27 में से 2 घटेगा, माइनस बचेगा ना। और उसके बाद y का वैल्यू क्या होगा, -1 और 1 बटा -1। अब ये तीनों बराबर है कि नहीं है, तीनों बराबर में हम लिख सकते हैं, x का मान निकालने के लिए इसके संबंध दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे, इसका संबंध, तो उसी करते हैं। देखिए अब समीकरण या 1:1 एवं 2 में, अनुपात इसको 1 मानता है, इसको 2 मानता है, इसको 3 मानता है, लेकिन किसमें लेंगे, x का मान निकालने के लिए 1 वाला लेना आवश्यक है, इसलिए अनुपात 1:3 में,
तो x माइनस 2 बराबर क्या था, 1 माइनस 1 था ना। अब इसको हल करेंगे, क्या होता है, ये भाग में तो इधर गुना में आएगा ना ऊपर के लिए, तो माइनस एक्स लिख सकते हैं, और इधर लिख आएगा ना माइनस 2, और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर 2। x का मान निकल गया ना, निकला कि नहीं निकला, निकल गया। और फिर कहेंगे अनुपात 2 एवं 3 में, क्योंकि x का मान निकल गया तो y का भी मान निकालना पड़ेगा ना, 2 एवं 3 में। क्या है, y माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1, फिर गुणज किए तो क्या होगा, माइनस वाई बराबर माइनस 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में y बराबर 1। हमारा आंसर आ गया x का मान 2 और y का मान 1। क्या जी अब आंसर सही है कि नहीं है, ये आप जांच करके बताओ तो हमको, क्या जल्दी से जांच करके हमको बताओ। x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1, 2 गुना 1 गुना 1, 3 गुना 1 लिखें 3 और 2 5, बिल्कुल सही है। 2 गुना 2 4 और 5 9, बिल्कुल सही है, यानी x का मान हमारा क्या निकला, बिल्कुल करेक्ट निकला। तो आपने समझ गए वज्र गुणनखंड किस तरह से किया जाता है। क्या ये सच में वज्र नहीं था जी, इसको ऐसे गुना करो ऐसे गुना करो, ऐसे में तुम सब भूल ही जाता क्या। तो आपने सूत्र बनाना भी सीख गए ना, सीख गए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है कि ये मैथ है आपका, इतना तो बनता है, ठीक है। अब आगे क्या है, कितना टाइम हो गया है आपका, 2-4 मिनट और है, ठीक है। अब एक और बचा है आपके लिए, वो है बदल कर विधि। नहीं, आपको हमने बता चुके हैं कौन कौन विधि, एक विलोपन विधि, दूसरा ग्राफ विधि, तीसरा प्रतिस्थापन विधि, चौथा तुलना करने अर्थात तुलनात्मक विधि, और वज्र गुणनखंड, वज्र गुणनखंड, और एक आता है बदल कर विधि, बदल कर विधि, ठीक है। बदल कर विधि क्या है, ये पांचों इसमें शामिल हो सकता है, समझ रहे हो। पांचों कहने का मतलब ये है कि पहले तो एक बदल कर इसका समीकरण बनाया जाता है, वो कैसे हम तो बता देते हैं, परिचय देते हैं आपको। देखिए, जैसे क्वेश्चन रहता है, एक x माइनस 1 दे दिया प्लस एक y माइनस 1 दे दिया बराबर 1/2 दे दिया, 2/y 2/x दे दिया प्लस 3/y दे दिया बराबर 1/5 दे दिया, ठीक है। क्या हुआ, क्या आप हल करके दिखाइएगा, बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन जब आता है ना, ठप माना जाता है, इसको हम एक मिटा देते हैं, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो सीखने के वक्त इतने बड़ा देना उचित नहीं है। क्या इतना ठीक है, ठीक है ना। देखिए, हमने जब बहुपद के बारे में बातें कर रहे थे अगले क्लास में, तो उसमें बताए थे
कि चर के ही आधार पे नाम पड़ता है। किसके आधार पे? चर के आधार पे। इसलिए उसमें विशेष चर्चा किए थे, चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बाबू? ऋणात्मक। क्योंकि यहाँ जो देखिए आप 1/x लिखे हैं, इसका मतलब है x इनवर्स है ना, है कि नहीं है? x इनवर्स इसका मतलब है कि x का घात माइनस ऋणात्मक में आ गया, ऋणात्मक में आ गया, 1 में आ गया। अब इसका नाम होगा, ये चर है ही नहीं, तो इसको हमको चर में लाने के लिए इसका मान रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? मान। और वो क्या है वो देखिए, जैसे 1/x को हम 1/x को माना कि u रख लिए, कुछ भी रख सकते हैं, u रखेंगे तो इसके जगह हम क्या रखेंगे? एक u लिखेंगे। और 1/y को हम क्या रख लेंगे? v रख लेंगे, तो u प्लस v बराबर क्या होगा? 1/2। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये हमारा समीकरण हो गया। अब ये u और v इसका पावर 1 है, ये हमारा रैखिक समीकरण हो गया। इसके आधार पे हम हल कर सकते हैं। बदलकर एक ही नियम है कि इसको जो बहुपद नहीं है, बहुपद का मतलब ये है, ये कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि इसका घात क्या है? ऋणात्मक में। ऋणात्मक में इसको बदलकर क्या लाना पड़ता है? बहुपद में लाना पड़ता है। किसमें? बहुपद में। अर्थात रैखिक ही हो, रैखिक ही सही, लेकिन लाना पड़ेगा पावर 1 में, जिसके आधार पे इसको बदल कर लाना पड़ता है। जैसे अभी 1/x को हमने क्या माने? u माने, 1/y को क्या माने? v, और u प्लस v बराबर कितना? 1/2। समीकरण ए हमारा हो गया 3 बोल सकते हैं, क्योंकि 1 2 तो पहले से दिया हुआ है, 3 हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी जब माना है, इसको हम 2u लिख सकते हैं ना, 2u प्लस 3y 3v बराबर 1/5 लिखेंगे कि नहीं? क्योंकि 1/x को क्या माने हैं? u माने हैं, और 1/y को v माने हैं, तो 2u प्लस 3v बराबर 1/5। क्या समझ आ रहा है आपको? हाँ, बस इतना ही प्रक्रिया आपको जानना है, ठीक है? कि हम माने तो माने किस आधार पे? उस आधार पे मानिए कि जो यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए, तब ना आप u का मान यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो यहाँ रहेगा वही यहाँ होना चाहिए, तभी तो आप मान रख सकते हैं, नहीं तो कैसे होगा? बिल्कुल। तो मान रखने का एक ही नियम है, क्या? जो हमारा x में यहाँ होना चाहिए वही कॉमन यहाँ होना चाहिए, तब मान रखेंगे तो हमको बहुपद हो जाएगा। अर्थात उसका हल हम ये पांचों प्रकार से कर सकते हैं, विलोपन विधि से, ग्राफ विधि से, क्या था, प्रतिस्थापन विधि से, तुलनात्मक विधि से, और वज्र गुणनखंड विधि से। समझ में आ गया आपको बदलकर विधि क्या है? बस इतना ही, ठीक है? थोड़ा परिचय देते हैं, चलो ठीक है। लो, क्या कितना टाइम हो गया? क्लास खत्म करें? देखो, ये जो हमने क्या बताए थे बदलकर विधि में, जैसे 1/x प्लस 1/y बराबर 1/2, ठीक है? 1/2 2/x रख दिए प्लस 3/y रख दिए बराबर 1/5 रख दिए, ठीक है? ये हमारा मान लो समीकरण हो गया। समीकरण हो गया, ये इसका तभी तो क्या बोले हमने कि बहुपद होने का एक ही नियम है, घात उसका ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए और चर जो है रूढ़ में नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपको इस बार, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ बदलकर विधि में एक ही नियम है, बदलकर विधि। देखिए 1/x को माना कि लिखना पड़ेगा, माना कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। इसलिए क्योंकि हमने बताए थे जो यहाँ होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए, कॉमन, दोनों का कॉमन जो होगा वही मानिएगा, ठीक है? नहीं तो आप अलग मान लीजिएगा यहाँ पे 2/4 या 2/x, अब यहाँ होगा ही नहीं, ठीक है? इस तरह से मान करके उसके बाद हम समीकरण निकाल सकते हैं। 1/x को क्या माने हैं समीकरण 1 में? तो u आएगा ना, और 1/y को क्या माने हैं? v बराबर क्या होगा? 1/2, और इसका क्या होगा? 2u प्लस 3v
बराबर 1/5। अब इसको हम गुणज में जब करेंगे, इधर भाग में है तो गुणज में आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा जी। इसको यहीं पे हल कर लेते हैं। 2u प्लस 2v बराबर 1 समीकरण 3, और इसको लिखेंगे तो 10u प्लस 15v बराबर 1 समीकरण 4। ठीक है। अब इसको किसी भी प्रकार से आप हल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का मतलब क्या, जैसे देखिए, यहाँ हमने समीकरण 3 एवं 4 लिख दिए ना, तो समीकरण 3 एवं 4 लिखते हैं। u प्लस 2v बराबर 1 समीकरण 3, 10u प्लस 15v बराबर 1 समीकरण 4। अब हमने बताए थे विलोपन विधि में या प्रतिस्थापन विधि या ग्राफ विधि या कोई विधि हल करना इसका संभव है, तो कर सकते हैं हम विलोपन विधि से ही। 10 को गुणज करेंगे इधर और 2 को गुणज करेंगे इधर, क्योंकि हमको बराबर लाना है ना किसी को काटने के लिए। तो 10 दूना 20u प्लस 10 दूना 20v बराबर 1। उसी प्रकार 10 20u प्लस 30v बराबर 2, क्योंकि गुणज में एक एक के साथ हो रहा है तो 2 भी होगा ना। ठीक। अब जैसे चिन्ह परिवर्तन किए, ये कट गया और ये बचेगा -10 भी, और ये बचेगा 0। भी बराबर क्या होगा, 0/-10 बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। क्या होगा, 0 होगा ना। भी बराबर क्या हो गया हमारा, 0। जब भी बराबर 0 तो भी का मान किसी में रख सकते हैं, समीकरण 3 एवं 4 में कोई न में भी। तो समीकरण 3 में ही रखते, समीकरण 3 में भी का मान रखने पर, भी का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, 2u प्लस 2v बराबर 1। अब ये 2u प्लस v का मान 0 का 1 आया, तो क्या होगा u। अब ये प्लस गुणज में आएगा तो एक ही रहेगा ना, क्योंकि ये 0 और 2 से गुना करेगा 0, और उधर भेज जाए या इधर जाए, 0 तो 0 है। ठीक। तो u बराबर 1/2 आया। तो समीकरण 1 एवं 2 में हमको मान निकल गया, यानी u और v का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या करेंगे, मान लौटाने पे, मान लौटाने पर। अब मान किसका लौटाएंगे, मान लौटा रहे हैं 1/x बराबर u था ना, 1/x बराबर u। तो u का वैल्यू क्या रखे, आया निकला हमको, बोलो जी 1/2। अब गुणज में होगा तो x और 2 आया, यानी x बराबर 2 हमारा आंसर हो गया। और दूसरी तरफ 1/y बराबर क्या रखे थे, v। तो 1/y बराबर 0, तो y क्या हो गया, 0 आया था रे, 0। 0 को y से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0, अर्थात 0 आ गया। ये समीकरण अपरिमित रूप मतलब गलत ही हो गया, क्योंकि y का वैल्यू हमें आया ही नहीं, y ही कट गया। कैसे, तो y जैसे यहाँ पे 0 से यदि गुना होगा y में तो क्या होगा, y ही 0 हो गया। जब अचर ही हमारा 0 हो गया तो क्या होगा, ये समीकरण हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, अर्थात 0 आ गया, x का मान नहीं, y ही 0 हो गया, अर्थात समीकरण क्या हो गया, गलत। तो आगे इस तरह से हम हल करते हैं। नियम तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है, क्योंकि समीकरण हमने अपने मन से बना के दिए थे, जो समीकरण गलत हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए आप इस वीडियो में, ठीक।
और आगे की प्रक्रिया भी होगा और पूर्ण तरह से आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा और सब्जेक्ट की। बने रहिएगा, ठीक? चलिए धन्यवाद।